मोबाइल मेरा 2 आग्रह है। मेरे नेताओं ने कई बार आपसे विनम्रता के साथ आग्रह किया, तो आप अपने आप को कुछ समझ तो पाते नहीं हैं। सिर्फ आप इतना समझिए कि आपके बगल में पड़ोसी है, क्या वो आपकी इज्जत करता है? आप जो मोबाइल या दुनिया में, एक बार हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, उनसे एक महापुरुष आनंद मूर्ति से मुलाकात हुई। उन्होंने अंगिका भाषा में हमसे पूछा कि तुम्हारा नाम राजेश से तो पप्पू नहीं छोड़, हम तोरा से एक चीज मांगे से तुम न दे हो। उनके लिए बाबा सब कुछ तो और से तो ले ले, हमारे तो कुछ ही नहीं, हमारा वो एक लाइन का है, तो हमारा कुछ नहीं था, तो अपन अहंकार हमारा हम के लिए बाबा एक और से हम समर्पण करें से गेट लगा दीजिएगा और आप लोग भी बैठ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ये इसका संदेश नेता दोनों भाई हैं, कभी भी इसका ख्याल रखिएगा। आपके घर में पिता हो या बहन, पिता हो, भाई हो, बड़े हो, तो आपके जीने के, बोलने के, खड़े होने का, बात करने का तरीका बदल जाता है। तो ये जो अहंकार है, यह मानव निर्माण का सबसे बड़ा विरोधी, कोई निर्माण नहीं हो सकता। ये कौन है? ये लड़का का है, इसको गेट बंद कर दिया, क्यों जा रहे हो? जाओ जाओ, आप वहीं अध्यक्ष जी बैठ गए। अहंकार इंसान का निर्माण करता ही नहीं। दुनिया का जितना भगवान आया, आप सब भगवान को जानते हैं, सारे भगवान, ये बैठता क्यों नहीं? क्या बात है भाई? मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप आधा घंटा 40 मिनट सब कुछ भूल जाइए और हमको अटेंशन करिए। बाद में आप किस बात को लेके आपका इंटेंशन क्या है, आप कहाँ इंटेंशन रखते हैं, सिंसियरिटी आपके भीतर है या नहीं, सीरियसनेस है या नहीं, आप कितने ट्रस्टेड हैं, आपका कम्युनिकेशंस क्या है अपनों के साथ। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको परिस्थितियों और वक्त समझा देंगे। ये जो मन में बैठा हुआ है कि भगवान सब कुछ कर देगा, भाग में जो होगा वो होके रहेगा, किस्मत तय कर देगी, ये भूल जाइए। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, निर्भर रहता है। लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर तो सब गरीब अमीर हो जाते। गंगा राजेंद्र नगर पुल में सिमरिया घाट पे कुमार लड़की डुबकी लगाती है तो घर अच्छा मिलता है, तो सब गरीब को वहीं लेके चले जाते, घर अच्छा मिल जाता है। दुनिया में कोई भी चीज, आप आए क्यों दुनिया में, आपकी भूमिका क्या है, डेस्टिनी ने आपको क्यों लाया? गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। डेस्टिनी आपके बहुत नजदीक है। डेस्टिनी आपको एक बच्चे के रूप में, आप जिस किसी को भगवान, ईश्वर, अल्लाह, नानक, बुद्ध, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, बुद्ध, जो जिसको मन में आए, आप जिसको भी मानते हो, जिस इसको मानते हो, आप भगवान की जो रचना है ना, जिसको खूबसूरत बनाया है, संपूर्ण दुनिया में एक खूबसूरत मानव जीवन का निर्माण किया और उसमें आप भी एक हिस्सेदार हैं। भगवान की अपनी भूमिका है और आपकी अपनी भूमिका है। हम सबकी भूमिका अलग अलग है और हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि हम दुनिया में क्यों आए, हमारा दायित्व क्या है, हम कर्तव्य के पथ पर कैसे चलेंगे।
हमारी जिम्मेदारी क्या है? जो बच्चे आज 18 साल 20 साल के यहाँ बैठे हैं, आप यदि मैं वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 डिबेटर, मुझे 4 बार अवार्ड, मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकसभा का क्वेश्चन आया, मुझे 5 बार अवार्ड मिला। मेरी पत्नी वर्ल्ड के सबसे बड़े डिबेटर है, उसको 3 बार अवार्ड मिला। आप क्या लगता है दुनिया में बुद्ध ने कोई किताब नहीं पढ़ी, राजमहल छोड़ा अपने ईश्वर के रूप में कबूल कर, राम वनवास गए आपने ईश्वर कबूल कर, शिव जहर पिया आपने उसको कबूल कर लिया, गुरु गोविंद के 4 बच्चे चुनाव में चुनाए गए, 2 शहीद हुए, आपने उसको कबूल कर लिया। हजरत हुसैन नमाज के वक्त उन्होंने कुर्बानी दी, आपने उसको कबूल कर लिया। कृष्ण को गंधारी के श्राप के बाद मथुरा का शासन छोड़ना पड़ा, वृंदावन जाना पड़ा, आपने उसको कबूल किया। आप देखिएगा दुनिया में जितने लोग आए हैं, देखिए भीड़ कभी भी परिवर्तन नहीं किया, परिस्थितियां हीरो बनती है, भीड़ और पब्लिक हीरो नहीं बना। दुनिया का कोई भी ताकतवर आदमी, वर्ल्ड का, दुनिया का, अब साधारण सा जेम्स, बाबा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन, एरोन शर्मिला, यूसुफजई मलाला, स्वयंसू, क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री में आप जिस किसी को दुनिया में लाएंगे, अहिल्या को, कुशल्या को, रामायण के ऑर्थर वाल्मीकि को, संत रविदास जिसने एक कर्म को आधारित किया उसको, या पेरियार को, या जिस दुनिया की नायिका को और नायक को देखेंगे, उनके पास सिवाय विचार के कुछ नहीं था। ना कोई ताकत थी, ना कोई दौलत था, ना कोई खूबसूरती थी, ना कोई भौतिक सुख था, ना कोई दुनियावी चीजें थी, बस उसके पास विचार थे। विचार के अलावा दुनिया में इनके पास कुछ नहीं। जिस किसी ने विचारों को आत्मसात किया, भैया इनके मोबाइल को ले लीजिएगा तो भीतर आए, रख लीजिए, मालिक पैर पकड़ते हैं आपका, थोड़ा सा सीख लीजिए, हाथ जोड़ते हैं, फिर ए मालिक प्रेस के रास्ता थोड़ा देर मोबाइल बोलते। मेरी 2 विनती है आप सबसे, आप यहाँ से निकल के जाएंगे, आपके पास मोटरसाइकिल होगा, आप एरिया कट मारेंगे, आप समाज के सबसे बड़े इंसानियत और मानवता की दुर्गुण हो जाए। जो बड़े बाप का बेटा है या जो लोग ताकतवर लोग, इस दुनिया ने कब कब उसका रेस्पेक्ट किया, जरा मुझे बता। कोई भी ताकतवर देश, आप आइए जापान, आप आइए लंदन, कोई भी दुनिया का योग्यता प्राप्त देश ताकत का इस्तेमाल करता है। यदि ताकत का इस्तेमाल करता तो 3 लोग नहीं रहते, अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर है। यदि ताकत का इस्तेमाल करता तो वियतनाम को मिटा दिया, बहुत पहले चीन मिटा दिया। यदि ताकत का इस्तेमाल होता तो रूस से यूक्रेन डर गया होता। ताकत से कोई भी दुनिया में नहीं डरता है, इसको पहले समझो। सिर्फ आवाज, सिर्फ विचार, सिर्फ विनम्रता, कंप्लीट सरेंडर, वो है कंप्लीट सबके प्रति एक दुनिया का रेस्पेक्ट। आप जिसको भैया क्या वहां बैठ जाओ यार, बाहर थे तो बाहर ही लोग, आप जिसको मतलब जिसको भी आपने इष्ट माना है, मोहम्मद को, बुद्ध को, कबीर को, 400 किलोमीटर मोहम्मद के पत्थर चलते, मक्का से मदीना, शंकराचार्य पे पत्थर चले। दुनिया में जिस किसी ने कंप्लीट विश्व के निर्माण की बात किया है, वो नेचर और आपके प्रति वो पागल हुआ, वो आपसे प्रेम किया, वो आपके लिए सरेंडर किया, आपके पैर को छुआ।
जब तक आप पड़ोसी के पैर को ना छुएं और जब तक आप पड़ोसी से प्रेम ना करें, आप सक्सेसर नहीं। ज़कात या दया या दस्तरखान, दुनिया में जिस किसी इसने इन सारी चीज़ों को दुनिया में लाया है, यही दुनिया के एक विश्वास और रिश्ते को जोड़ता है। विश्वास और रिश्ता होता है, हम एक परिवार है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ कोई जात नहीं है इस दुनिया में। हम होमोसेपियन और सेपियन के बाद आए। 1400 साल पहले बुद्ध का काल, फिर इस्लाम का काल। दुनिया का ना तो बुद्ध को समझा, ना इस्लाम को समझा, और ना ही किसी भगवान की आइडियोलॉजी को समझा। बस हम लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। यदि समझ लिए होते तो हम विवेकानंद होते, समझ लिए होते तो हम कबीर होते, समझ लिए होते तो हम एक बेहतर दुनिया में जिस किसी ने भी। अब एजुकेशन पर आप चर्चा कर रहे हैं। आप मानवीय जीवन की सबसे बड़ी नीड्स क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है। आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं समझते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं। भारत 1400 करोड़ की आबादी है, बिहार 14 करोड़ की आबादी है। बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, भारत का पर कैपिटा इनकम क्या है, आदमी की जिंदगी क्या है। आज 70% खेती था हमारे दुनिया में, हम खेती पर आधारित थे। और अब हम खेती से हमारी हम बटेदार हो गए, दयारी मजदूर हो गए, बंधुआ मजदूर हो गए। 1 बीघा हमको 9,000 बीघा जमीन। बंद करिए अध्यक्ष जी। 9,000 बीघा जमीन था, 100 बीघा जमीन मेरे पास नहीं है। हम मथुरा से आए भरतपुर, हम मथुरा राज के राजा थे, वहाँ से हम लोग का परिवार आया, फिर हम लोग मंडल यहाँ से मधेपुरा मधुबनी चले गए। अब हम आज आपको क्या बताएं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप इसको समझने का प्रयास जरा कर लीजिए। सभी लोग यूनिवर्सिटी और सारे नेता मंच पर हैं, और हमारे सारे सीनियर नेता नीचे में बैठे हैं, जिनकी अपनी अपनी भूमिका है। सब मेरे लिए सम्मानित हैं। ये हमेशा कहीं न कहीं से आपको कोऑपरेट करते हैं, कुछ काम कुछ ज़्यादा, और ये ज़्यादा कर दें तो इनका आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इसको समझिए। आज अभी हमारे गौतम आनंद जी कह रहे थे, कितना दौलत किसके पास। 92 एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि 6000 पर कैपिटा इनकम, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भारत के लाल किला पर बोलते हैं कि मैं 92% लोगों को, 85% लोगों को 10 किलो आटा और 10 किलो चावल मुफ्त में दे रहा हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मनरेगा हमारे जीवन का सबसे बड़ा ताकत हो गई। मनरेगा ना हो तो हमारे जीवन की जिंदगी की लाइफ लाइन 85% का खत्म हो जाएगा। 6,000 रुपया, 80,000 रुपया एक एलसीसीएन पर खर्च करता है अमीर आदमी, और एक इंसान पे 6,000। क्या कोई नेता, क्या कोई पदाधिकारी, क्या कोई जज, क्या कोई माफिया, क्या कोई अपराधी, क्या कोई दलाल, क्या कोई पूंजीपति। यह कंट्री इसी 5 आदमी का है, या तो दलालों का है, या तो अपराधियों का है, या तो पूंजीपतियों का है, माफियाओं का है, नेताओं का है, पदाधिकारियों का है, जजेस का है। मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, किसी भी जाति का, जिसके पास 1 बीघा से नीचे, जो परचून की दुकान चलाता है, जो कहीं बर्गर, कहीं पर अंडा, कहीं पर सब्जी, कहीं पर केला, कहीं पर फल, कहीं पर छोटा काश्तकार, कहीं पर कपड़ा। इसकी संख्या इस हिंदुस्तान में कितनी है। जो लोग, जिनके पास दुनिया की सारी दौलत है, वह 3% टैक्स देता है। 100 लोगों के पास 54 करोड़ लोगों का दौलत, और 10 आदमी के पास 40% दौलत, ये 3% टैक्स देता है भारत को। और जिसके पास 3% दौलत है वो 54% टैक्स देता है भारत को। मतलब जो हॉल में बैठे बाहर लोग हैं, रोड पे जो दुनिया को चलाता है, वो 54% टैक्स देता है। जिसके पास दौलत नहीं है, उसकी माँ बीमार हो जाए, भाई बीमार पड़ जाए,
अभी मैं वही पढ़ रहा था, आप जितना, मेरी उम्र 57 साल हो, मैं अमेरिका से आने के बाद 81 में हम लड़ने गए मोबादी से, 83 में हम मुखिया बने और 83 के बाद 90 में हम MLA बने। 6 बार लोगों ने MP बनाया। मेरे बारे में आप इस बात को जान लें, दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ। मैंने जब जो चाहा वही किया। हम 90 में MLA बने, 7 चीफ मिनिस्टर से मैं लड़ा हुआ और मुझे जो पसंद आया इंसान के लिए, मैं रात में 12 बजे सोचा, सुबह 7 बजे कर दिया। कल मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। अतीत जो चला गया वो भी असत्य है, भविष्य जो नहीं जानते वो भी असत्य है। सत्य सिर्फ प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में पप्पू यादव से डेली 10,000 आदमी मिलता है और कहता है मेरी माँ 2 लाख रुपये के चलते, जैसे अभी इनको मार के रोड पे छोड़ दिया 3 दिन से, कोई बोला नहीं। हमारे DM से बात की तो 56,000 रुपया तुरंत उसके हाथ में गई, मात्र 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट के अंदर वो ना सुनता, या तो हम रहते या तो सिस्टम रहते। ताली मेरे स्पीच में नहीं बजाइएगा, गौर से सुनिएगा। ये पीड़ा मेरी जिंदगी है। मैं राजनीति, मुझे नहीं आती। राजनीति दोगले और तेगले लोगों के लिए, जो जितना बड़ा दोगलई करता है उतना बड़ा CM हो जाता है। हम आज दोगलई करेंगे, कल 2025 में CM हो जाएगा। राजनीति का कोई, बार बार मैं कहता हूँ, मैं इसीलिए आपको यहाँ से शुरू किया कि आप अपने बारे में पहले जानते ही नहीं हैं, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा। यहाँ इतनी बहनें लाइन में बैठी है, मैं आश्चर्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मैं जानता हूँ। इस दुनिया ने महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं किया, कभी नहीं किया, और न आने वाले समय में कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि हम समय काल पात्र के अनुसार नहीं चलते। हम टाइम, पर्सन, प्लेस, वेज, सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं देखते। हम साम, दाम, दंड, भेद, समय कहाँ है? समय है हम अर्थ युग में, हम अध्यात्म युग में नहीं हैं, हम भगवान युग में नहीं हैं, हम भाग और किस्मत में नहीं हैं। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है भगवान, भाग, किस्मत। आगे निकलिए, किसी से पूछिए कि हो चाचा, इसको यार बंद कर दो यार, क्या नाटक बंद कर। किसी से पूछिए कि हो चाचा, की हाल चाल, ठीक है छे दोनों, किस्मत में जे लिखा है के सारे थे। फिर आगे पूछ बढ़िए, ठीक है कमल की दीदी, ठीक सी रहेंगे की रहते बेटा, भगवान के नजरे न पढ़ ले की रहते। फिर आगे बोलो, आगे पूछो कि हो भैया सब ठीक ठाक ना, कि पप्पू बाबू ठीक रहते, भागे ने साथ दे रहा। गरीबी हमारी सोच से, और गरीबी का सबसे बड़ा दूसरा कारण है सिस्टम और नेता। गरीबी आपको भगवान ने नहीं लाया, भगवान ने तो आपको अपनी बेटी बना ली, भगवान ने तो आपको अपना बेटा बना लिया। इससे ज्यादा दुनिया में भगवान और क्या करेगा? यहाँ रख दीजिए खाना, लक्ष्मी खिला देगी। आप सब, मैंने कहा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास, शिक्षा। नीतीश कहते हैं 6,000, मोदी कहते हैं 10 किलो। कोई कहता है मनरेगा, कोई कहता है गैस 900-1200 में चला गया। हम जाते हैं अमेरिका तो योग्यता की बात होती है, हम जाते हैं चीन तो स्किल की बात होती है, हम जाते हैं लंदन तो इन्वायरमेंट की बात होती है, हम जाते हैं इंग्लैंड तो वाटर की बात होती है। बिहार आते हैं तो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर पटना, आर्सेनिक पानी, आयरन पानी, कैंसर, दमा, हैजा, टीबी सबसे ज़्यादा है। भागलपुर, कोसी, सीमांचल, मिथिला। हम कभी भी इस पर बात नहीं करते हैं। हमारी आयु प्रदूषण के कारण
15 साल नीचे हो जाता है। हम यहाँ आते हैं तो बात करते हैं हिंदू मियाँ, हम यहाँ आते हैं तो बात करते हैं ताजमहल, हम यहाँ आते हैं तो बात करते हैं कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, हम यहाँ आते हैं तो बात करते हैं पट्टेदार, अल्पेश ठाकुर, हम यहाँ आते हैं तो बात करते हैं पाकिस्तान, हम नाइजीरिया से भी ज़्यादा करीब, हम श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी ज़्यादा हमारी यहाँ मौतें होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति किसानों की मेरे यहाँ, 1 करोड़ 32 लाख मजदूर जाता है बाहर। आप ही को लीडर बनना पड़ेगा। मेरी पत्नी को वर्ड क्यों सुनता है? आप क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको इंडिया सुनता है। आप जिस दिन विचारों से लैस हो जाइएगा और दुनिया को जिस दिन आप आत्मसात कर लीजिएगा और जिस दिन एज ए कैरेक्टर, होल कैरेक्टर आप ईमानदार हो जाइए, आचरण से, विचारों से, चरित्र से, चिंतन से, रहन सहन से, खान पान से और कंप्लीट आम आदमी के प्रति पागलपन, तो देखिए दुनिया बदलती है कि तो ना आपके पास है क्या? 92% लोगों के पास भोजन, बस, चिकित्सा, आवास, शिक्षा नहीं। क्या होगा? भगवान को कब, भारत भगवान को कब ढूंढता है पता है? जब हम यहाँ होते हैं। एक स्टेज है फिजिकल, दूसरा है भौतिक, तीसरा है मेंटल, तीसरा स्पिरिचुअल। फिजिकल कहता है कि हमको भोजन, बस, चिकित्सा, आवास, शिक्षा दे दो। इससे ऊपर जाते हैं तो कहता है कि 4 गाड़ियाँ, पटरानियाँ, खूबसूरत 4 महल दे दो। उससे ऊपर हम जाते हैं, हमको सब कुछ हो गया तो मेंटल डिसऑर्डर होता है, कहते हैं अल्लाह ईश्वर कहाँ मिलेगा, चलो वहाँ ढूंढ लेंगे। ये दुनिया कहती है। इंडिया कहता है कि नहीं, हमारी गरीबी है, भगवान के पास है, बच्चे नहीं हुए भगवान के पास है, बेटे नहीं हुए भगवान के पास है, पास नहीं हुए भगवान के पास है, अमीर नहीं हुए भगवान के पास है। मतलब हम मेंटल डिसऑर्डर इंडिया में नहीं हो सकता क्योंकि हम भौतिक सुख में हैं ही नहीं। इसीलिए जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, आप बार बार सिर्फ 3-4 चीज़ों पर आते हैं। आपको पता है कितना एजुकेशन? 1 साल में कॉलेज में जाने वाले बच्चों की संख्या 8 लाख से भी कम है और बिहार की आबादी है 14 करोड़। 8 लाख से भी कम। मात्र 1% बच्चे बिहार के कॉलेज में जाते हैं और भारत के 20%। ये जो स्वर्णिम अक्षर और नरेंद्र मोदी जी का जो उनका अमृत काल, नरेंद्र मोदी के अमृत काल को सुन लीजिए। पहली बार कामरान चीफ मिनिस्टर बने थे तमिलनाडु में। उन्होंने तमिलनाडु के लगभग पंचायत में हाई स्कूल खोल दिया, पहली बार। और दूसरी बार प्रकाश सिंह केरो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने वर्ल्ड के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पंजाब की फार्मर्स इकोनॉमी को डेवलप किया। 2, बिहार आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 8,400 पंचायत में मिडिल स्कूल नहीं है, 6,300 पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, 67% साइंस टीचर नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज महानदी खुल गई ठेकेदारी के लिए, तो हम इंजीनियरिंग, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उसकी फैकल्टी नहीं है। आप सिर्फ बेटियों को क्या मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इंटर BA। आपकी इकोनॉमी जिस दिन 1 लाख हो जाएगी उस दिन मर्द रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। उस दिन आपको कोई लक्ष्मी, अहल्या, कौशल्या, दुर्गा, काली नहीं बनाएगा। उस दिन आप इक्वल, जब तक इकोनॉमी हमारे जुग में है। सबसे पहला आर्थिक आज़ादी की बात करने वाला इस कंट्री में सुभाष चंद्र बोस था। उन्होंने कहा था पॉलिटिकल आज़ादी हमको नहीं चाहिए, हमको राजनीतिक सत्ता नहीं चाहिए, हम जब तक अर्थ की आज़ादी, और अर्थ का मतलब होता है एक परिवार को मिनिमम 40,000 रुपया महीना, मिनिमम। जब तक 40,000 रुपया मिनिमम, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अभाव में रहने वाला और डरा हुआ इंसान स्कूल नहीं जाएगा। हमारी माँ बीमार है, हमारे पिता बूढ़े हो गए और हमारे पास मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है, परचून के दुकान पर हम एजुकेशन कहाँ से जाएंगे?
दुनिया में जितनी राजा बना है वर्ल्ड में, पहले वो अपने प्रजा के बोझ नहीं बनता है। उसको लगता है कि प्रजा पर सबसे ज्यादा बोझ क्या है, तो प्रजा का सबसे ज्यादा बोझ होता है भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास। आपको आश्चर्य होगा, भारत ही एक ऐसी कंट्री है जो एजुकेशन माफिया 80,000, बिहार का 40,000 करोड़ रुपया हर साल बाहर जाता है। 1.5 करोड़ रुपया मेडिकल पे, 40 लाख रुपया इंजीनियरिंग पे, 60 लाख रुपया ITM पे। मतलब आप जैसे जैसे बात 40,000 करोड़ रुपया। भैया उस बच्चे को, टोपी वाले को बोलिए हमको देखिए। मैं बार बार कहता हूँ थोड़ी सी अटेंशन कीजिए। उसके बाद एक लाइन में भी, मैंने पहले भी कहा आपको, यहाँ एक ही पप्पू यादव हमको चाहिए, बन के दिखा दो। एक शहर में एक पप्पू यादव। हर दिन मुझे सोए हुए 32 साल हो गए, मैं नहीं सोया वास्तव, मात्र 1 घंटा सोता हूँ, सोया नहीं। 1200 किलोमीटर मैं डेली चलता हूँ। अब मेरे फेसबुक को वॉच कर लीजिए। और हर दिन छोड़ दीजिए कोरोना का 34 करोड़, छोड़ दीजिए कोरोना का रेमडेसिविर, छोड़ दीजिए पटना के बाढ़ का 11 करोड़। हर दिन हर गरीब के पास लाखों जो मर्डर, पीड़ित। रात में हम तो 11 बजे कहाँ थे, जो 7 लोग यहाँ एक्सीडेंट कर गए। अभी मैं आपके यहाँ से मायागंज जाऊँगा हॉस्पिटल, जहाँ सारे मुखिया लोग आए हुए हैं, 6 लोग वहाँ जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे मैं जाऊँगा, 2 बच्ची का बलात्कार हुआ बेगूसराय। हर दिन 20 बलात्कार की घटना में जाता हूँ। हर दिन मिनिमम 5 से 7 मर्डर में जाता हूँ। मुझे कल हम छात्र सम्मेलन से निकल रहे थे, 40,000 रुपया सुबह में बटी, शाम हो गया, हमारे मन में था पता नहीं आज 1 लाख बटेगा कि नहीं। निकले तो बोला 5 लोग मरे। हम वहाँ गए तो देखते हैं सब के सब दलित और अत्यंत पिछड़े के परिवार। 5 ड्राइवर का बच्चा भूख से तरफ रहा था। हमने गौर को थैंक्स किया कि कम से कम 1 लाख तुमने फिर आज पार कर दी। मैं थैंक्स करता हूँ गौर को, जिस दिन 100 लोगों की जिंदगी, हम मेरी औकात नहीं है सब कुछ देने की। 25,000 रुपया यदि मैं किसी परिवार को देता हूँ, वह परिवार यदि सब्जी या अंडा का दुकान कर लेता है तो 300-400 रुपया डेली एक हटिया पर से वो कमाता है। 300 रुपया 400 रुपये का मतलब हुआ 12,000 रुपया महीना। और वो 12,000 या 9,000 का महीना अपने 4 बच्चों को किसी तरह वो लाइफ जी सकता है। वो 25,000 रुपया उसकी उम्मीद है, उसके सपने हैं। वो 25,000 रुपया मेरी औकात 1 लाख की नहीं है। लेकिन मैं बेघर गए दुनिया में, वॉल में भूज आया। हम और मेरी बीवी, छोटा सा बेटा साथ में मेरा गोदी में था। हम लोग पूरी 7 ट्रेन यहाँ से गए। वहाँ दौलत की जरूरत नहीं थी, वहाँ सेवा की जरूरत थी। हम सड़कों पर रहे, सरे बेलास उठाए। उत्तराखंड में हमने, हमारे पास सब कुछ बिक गया मेरा। हमने बीवी के जेवर बेच दिए, लगभग 12 लाख सब मैंने दोबारा आज तक हमारी पत्नी ने जेवर नहीं ले पाए आज तक, क्योंकि मैं जिस दिन 12 लाख रुपया जेवर लेने की बात सोचूंगा, उस दिन कम से कम हर दिन 5 आदमी मौत, हम उसकी जिंदगी को नहीं बदल पाए। इसलिए सवाल वो नहीं है, सवाल है कि कैसे। एजुकेशन के लिए कोई सब्जेक्ट है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, कोई पॉलिसी नहीं है। मेरे पास पॉलिसी है, मैं दुनिया में करना चाहता हूँ। पॉलिसी क्या कहती है एजुकेशन की? पॉलिसी कहता है जब कोई बच्चा पैदा नहीं ले तो उसके माँ बाप को एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम बेटी और बच्चा पैदा करेंगे तो हेल्थ और एजुकेशन के लिए मुझे कोई इकोनॉमी नहीं लगेगा, हमें वाटर अच्छे मिलेंगे। अभी मैं बाद में आऊँगा मानक पे किसी चीज़ में। सबसे पहले किसी भी एजुकेशन और किसी भी समाज के लिए नीड्स क्या है, उसमें हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है और एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। आप डेली, हम डॉक्टर को फोन करते हैं, इसका भाई मर रहा है, 2 लाख रुपया आप छोड़ दीजिए। कोरोना में हम 5 महीना जेल क्यों गए? हम एम्बुलेंस निकाल रहे थे, हर अस्पताल जा रहे थे, लगभग लोगों को 7-7 करोड़ रुपया रेमडेसिविर कहीं से ऑक्सीजन पूरी दुनिया को दे रहे थे। बस एक ही कारण न था कि इन माफियाओं को चैलेंज कर रहे थे कि तुम इतना पैसा नहीं लोगे।
कोरोना नहीं है। हम सरे हुए लाश डेली 100 जलाते थे, तो हमको क्या हुआ? मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, हमको डर नहीं था, हम मर सकते थे। हमारा कोई पिया नहीं मरा, मेरा कोई गार्ड नहीं मरा, मेरे कोई लोग नहीं मरे। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था, डेली रेमडेसिविर पर मांगता था, सब आते थे, कोई नहीं मरा। कंप्लीट इंटेंशन, मेरा इंटेंशन क्या है? मैं काम कर रहा हूँ कंप्लीट जस्टिस क्राइस्ट के लिए। एक नर्स, बिहार की नर्स काम करती है पैसे के लिए, और केरला की नर्स काम करती है जस्टिस क्राइस्ट के लिए। कंप्लीट सरेंडर। हम क्या करते हैं? हम जब पूरी दुनिया, आप तो जो बात आप बार बार कह रहे हैं, एजुकेशन का ग्रोथ क्या है इंडिया का? 9 पॉइंट कुछ, आप 10 क्रॉस किया है। 20 लाख लोग इस हिंदुस्तान में मात्र पीजी में रहते हैं हर साल। दूसरी बात, कभी आपने सोचा जो एजुकेशन लेने के बाद रोजगार कितने लोगों को मिलती है? आप हमको बात कीजिए, मेरे लिए आप मेरी बेटी की तरह। मैं दुनिया का नंबर 1 हीरो हूँ, 3.5 करोड़ लोग डेली मुझको देखते हैं। सोशल मीडिया पर शायद इंडिया के किसी को नहीं देखता। एजुकेशन जितना बना और उससे जो हम निकले, रोजगार और नौकरी मिलाकर के 22% मात्र भारत देता है। 22% के बाद जो एजुकेशन लेने वाले लोग हैं 10% में, 22% के बाद वो क्या करता है? अब उसको लगता है कि मैं अपना टाइम भी दूं, मेरी माँ मेहनत भी करे, हम कर्ज भी लें, हम पैसा भी खर्च करें, और हमारी लाइफ भी अनसर्टेन। तो उसको लगता है मैं पढ़ूं क्यों, मैं जाऊं क्यों, मैं पैसा खर्च क्यों करूं, मेरा एनवायरनमेंट नहीं है। वो नहीं करना चाहता। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उसको लगता है मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे बच्चे क्यों जाए। बच्चे को लगता है मेरा माँ बाप बुरा हो गया, मैं कमा क्यों नहीं लूं। बच्चे को लगता है मेरी 2 बहन है, कमा लेता हूँ, शादी कर लूंगा। बहन को लगता है कि माँ को मैं, बेटी को लगता है कि मैं बोझ न बनूं, चुपचाप माँ को साथ दे दूं। तो पढ़ाई का इन्वायरमेंट इस कंट्री में क्यों नहीं है? ये समाज के चलते नहीं, ये सिस्टम के चलते। ये राजा ने ऐसा नहीं किया। जब हम आएंगे, जिस दिन मेरी सरकार बनेगी, मैं राइट टू एजुकेशन नहीं करूंगा, मैं कंपलसरी एजुकेशन करूंगा। 50 ताली में बजेगा, ताली फिर मैं बार बार कह रहा हूँ यार। 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान जब लागू हुई थी और एजुकेशन पर जब चर्चा हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि 10 साल के अंदर आजाद हिंदुस्तान के बाद 1950 में 10 साल के अंदर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में डालना, किसी भी कीमत पर। आजादी के बाद कितना दिन हो गया और हम 10% भी स्कूल में नहीं जा पाए आज तक हमने खेती को उद्योग का दर्जा नहीं दिया, हमने जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं बनाया। हम क्या करेंगे? हम जिस दिन आएंगे, सबसे पहले कंपलसरी एजुकेशन, और उसके साथ कंपलसरी एजुकेशन के साथ हम गांव में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और इंटर कॉलेज को, हम शहर नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम शहर आएंगे, जब हमारा बच्चा कोटा जाता है और पढ़ता भी बच्चा मेरा है, समझिएगा, और पढ़ाता भी बच्चा मेरा है। 773 बच्चे कोटा में मात्र 9 महीने में मर चुके हैं, बिहार के, आत्महत्या कर चुके हैं। 773 कोटा में। वहाँ पर टॉर्चर होता है, वहाँ मेंटल टॉर्चर होता है, वहाँ इकोनॉमिकल टॉर्चर होता है, वहाँ फिजिकल टॉर्चर होता है। हमारे घर के 2 रिश्तेदार मर गए, हमारा 2 बड़े भाई का लड़का सुपर एक्सीडेंट कर गया। वो बात आप एजुकेशन के बारे में कहते हैं तो उस सरकार को उस पर बात करनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष ने कहा कोठारी आयोग की रिपोर्ट कि किस तरीके से एक गैप है, कितना % एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। दुनिया खर्च करती है वार पे, हथियार पे, तोप पे, एजुकेशन पे नहीं। हम कितना पावरफुल है, रूस कितना, इंडिया कितना पावरफुल है। हम पाकिस्तान को मिटा सकते हैं कि नहीं? हम पाकिस्तान को बम मार सकते हैं कि नहीं? हम पाकिस्तान के आगे दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल हो सकते हैं कि नहीं? हम इस पर बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं जियो और सोशियो सेफ्टी में। हम बात करते हैं
धर्म पे, हम बात करते हैं भगवान पे, हम बात करते हैं नफरत पे, हम बात करते हैं समाज बांटने पे। सोशल मीडिया पर माँ बहन के अलावे ये कौन जात राजपूत माँ बहन, ये कौन जात भूमिहार माँ बहन, ये कौन जात जादव माँ बहन, ये कौन जात पासवान माँ बहन, मतलब 24 घंटा हम सिर्फ गाली देने के अलावा सोशल मीडिया पर कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा एजुकेशन मॉरल नहीं है। हम जिस दिन आएंगे कंपलसरी एजुकेशन के साथ 6 क्लास तक मॉरल एजुकेशन को तवज्जो देंगे। गीता भी चलेगा, कुरान भी चलेगा, बाइबल भी चलेगा। दुनिया को जिस हम विचारों के हम पहला आदमी हैं, हम बोलते नहीं। अब जैसे तमिलनाडु की बात आई, अब मणिपुर में बिहारी को मारा गया, हम गए तो कम से कम 50 बम हमको मारा गया। हम हंसते हुए रहे, मुस्कुराते हुए रहे, हम डरते नहीं। हम गुजरात गए थे तो रात के 3 बजे सर्किट हाउस में मारने की तैयारी हुई। जब सारे बिहारी को जब हम बचाने का प्रयास किया था, हमको लोगों ने कहा आपको मार देगा। हमने कहा मैं तो चाहता हूँ आज ही जी मरना, कल जीने के लिए कौन आया जनाब। हम बच्चे से देख रहे हैं कि हमको मारने के लिए तैयारी में, हम तो कभी रुके नहीं। आप उसको समझिए कि हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि जब बच्चा भागलपुर आएगा तो आते ही उसको एक लॉज मिले, भागलपुर आएगा तो आते ही उसको खाना फ्री मिले, भागलपुर आएगा। हम जिस दिन आएंगे सबसे पहले कोई भी बोझ किसी भी परिवार पर, ना तो लॉज का, ना तो ट्यूशन का, ना तो पानी का, ना तो बिजली का, ना खाना का, ना स्कूल कॉलेज का। मैं स्वतंत्र करूंगा हर व्यक्ति के विचारों को, हर लड़के के मन को। जब तक लड़का डरा रहेगा बेटा, जब तक लड़के के मन पे यह रहेगा कि हमारी माँ हमारा पापा 6000 रुपया 30 तारीख को भेजेगा पैसे, इस बार 7000 नहीं भेजेगा तो बैकलॉग हम नहीं भर पाएंगे। 2 दोस्त हमने कोको कोला पी लिया था, अगली बार पिज्जा हट हम 4 दोस्त मिलकर खा लिए, उसका कर्जा है। पापा माँ को फोन करता, पापा को नहीं। मैं गए सिलेबस के 2टा किताब लेना है, 1900 टका बढ़ गए, 900 कहिए ना बाबूजी के भेज दे। अब बाबूजी आपको क्या करिएगा, वहाँ माँ को करिए था तो बेटा था लागे छाबारा खाइएगा। 900 टका नारी से कतक खर्च कर लगे पेटिया थे। अब माँ के वो कह रहा कतक खर्च करेगी, अगला ना सोचे कि माँ क्या सुन रही है। हमें गाँव की गवाई की भाषा बात कर रहा हूँ कि क्या होता है। एक लड़का 5000 रुपया में एक छोटे से रूम में 3 आदमी रहता है, जहाँ न तो सफाई है, हाइजीन है, जहाँ न तो पानी है। कभी पंखा बंद हो जाएगा, अगला महीना मालिक आएगा, अरे रे रे रबिया, रे मालिक कौन है तो दादा, अरे रबिया बन जाता एक साल 300 टका पड़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए। अब पता चला कि फिर बात को बोलने के लिए हमको डर लग रहा है, कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए। अब मैं क्या बोलूं, ये जो डर है अर्थ का, ये हमें बढ़ने नहीं देता, ये हमें पढ़ने नहीं देता, ये हमें जीने नहीं देता, ये हमारी जिंदगी को अप्रोच नहीं करता। कि इसीलिए पप्पू यादव की पूरी लाइन है, फिलॉसफी है कि हम किसी भी बिहार और भारत की जनता पर जब तक बच्चा पढ़ेगा 12th क्लास के बाद हम उसको लोन देंगे। 12th क्लास के बाद हम जब तक वो पढ़ेगा उसको हम लोन देंगे और उस लोन की गारंटी गवर्नमेंट देगी। जिस दिन वो बच्चा पढ़ के निकल के रोजगार या नौकरी कमाएगा तभी वो लोन बिना सूद ब्याज के वापस देगा। कोई सूद ब्याज नहीं होगा, नौकरी करेगा तब हम वापस लेंगे। हम खर्च, हम लोग बोलता है पैसा कहाँ से लोगे, मैं कहता हूँ 90 में पूरी सरकार खड़ी थी मेरे विरोध में और पूरा डॉक्टर्स 18 दिन बंद कर दिया। पूर्णिया में नेपाल की बिजली रुक गई और मैंने बंद कर दी। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी का फोन आया लालू यादव का रात के 12 बजे, मिस्टर यादव, मिस्टर पप्पू, तुम पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला सकते। मैंने लालू यादव को कहा 90 में कि मैं इसके पहले भागवत राजा, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र बाबू और जगन्नाथ मिश्रा से लड़ चुका हूँ लालू जी। आज नहीं, बच्चे से हाफ पेट में मैंने बने थे, मेरी उम्र 21 साल की थी, मैं आज नहीं बना।
एजुकेशन में सबसे पहले हमको सर्टेनिटी करनी पड़ेगी। हमको गांव में पुस्तकालय खोलने पड़ेंगे, हमको गांव में बच्चों के लिए डिस्पेंसरी खोलने पड़ेंगे। हम 5,000 रुपया छात्रवृत्ति लाएंगे, 5,000। जब तक बच्चा पढ़ेगा 5,000 रुपया हम देंगे, ताकि बच्चों को माँ बाप का सहारा ना जीना पड़े, वो सोच सके कि मैं पढ़ूंगा। 5,000 रुपया जिस दिन बच्चों के जेब में मैं दूंगा, उसके भीतर ये गट्स होगा कि मैं पढ़ूंगा। मैं बिना गवर्नमेंट के डेली देता हूं, तो गवर्नमेंट के बाद मैं क्या कर सकता हूं? मैं बिना गवर्नमेंट के सबको चैलेंज, कोई बहुत क्लियर है। लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं जन धन योजना। यहां कोई लोग लड़का है जो 50,000 रुपया जन धन योजना से आपने निकाला हो? हाथ उठाइए। नहीं। लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए कैंपस सिलेक्शन में जितने बड़े बड़े कॉलेज में यहां से बच्चे जाते हैं उसको, और वो 40,000 करोड़ रुपया यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा लूं, आप हमको बताइए। यदि आपको ये सोचना बंद हो जाए कि खाने के लिए हमको चिंता नहीं करना है, आप हमको बताइए। अब रोजगार के लिए बैंक हमारे यहाँ पैसा नहीं देती है। बैंक इसीलिए पैसा नहीं देती है, बैंक देता है अदानी अंबानी को। बैंक पप्पू पासवान को नहीं देगा, बैंक पप्पू राम को नहीं देगा, बैंक पप्पू दुनिया को नहीं देगा, बैंक पप्पू मंडल को नहीं देगा, बैंक पप्पू शाह को नहीं देगा, बैंक चंद्रवंशी को नहीं देगा, बैंक पप्पू राम को नहीं देगा, बैंक पप्पू गरीब झा को नहीं देगा, बैंक पप्पू मिडिल क्लास को नहीं देगा। जो पैसे वाला है, जिसकी सर्टेनिटी होगी, बैंक वहां पर हो सकता है। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं